दिन में आज ट्रांसपोर्टर्स ने हंगामा किया। उसके बाद हमने ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन त्रिलोचन सिंह वज़ीर उनसे बातचीत की। उन्होंने अपनी बातचीत में साफ तौर पर ये कहा था कि कल से जितना भी ट्रांसपोर्ट चल रहा है, हालांकि ट्रांसपोर्ट में बसेस, मैटाडोर्स ये सब बंद हैं, लेकिन ट्रक्स चल रहे हैं और जो देश के विभिन्न भागों से लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं उनको लखनपुर से उनके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने के लिए बसेस भी चल रही हैं, जिसमें आज ट्रांसपोर्टर्स के प्रधान त्रिलोचन सिंह वज़ीर ने एक इल्ज़ाम लगाया कि 20% कमीशन पर एसआरटीसी ये बसें चला रही है। अब इसमें कितनी सदाकत है वो या तो एसआरटीसी जानती होगी या जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान त्रिलोचन सिंह वज़ीर जानते होंगे। लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कही थी कि ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक पर जा रहे हैं और कल से हड़ताल होगी। लेकिन शाम होते होते, जैसा कि मामूल रहा है, जितनी बार भी आज अभी तक उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक की कॉल दी, शाम होते होते वो कॉल जो है विड्रॉ हो जाती है। आपको ठीक तरीके से याद होगा, चैम्बर ने भी एक बार इसी तरीके से स्ट्राइक का कॉल दिया था, लेकिन शाम होते होते वो कॉल विड्रॉ की गई। सेम वही भी यहाँ पर भी हुआ कि ट्रांसपोर्टर्स ने शाम होते होते स्ट्राइक की कॉल को विड्रॉ किया। सिर्फ स्ट्राइक की कॉल को विड्रॉ ही नहीं, साफ नहीं किया कि आखिरकार कॉल जो दी गई थी उसे विड्रॉ इतनी जल्दी क्यों किया गया। जहां तक मामला टोकन टैक्स को लेकर है, हमने आज पूरा दिन क्लैरिटी के साथ आपको यह बताया कि टोकन टैक्स की जो नोटिफिकेशन इशू हुई है उसका कतई ये मतलब नहीं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी वन टाइम टोकन टैक्स पे किया है उनको दोबारा से टोकन देना पड़ेगा। जो रिलीफ दिया गया है वो रिलीफ ट्रांसपोर्टर्स को दिया गया है। जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार ने भी कहा कि वो वन टाइम टैक्स पे नहीं करते क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। 9% के ऊपर भी उन्होंने हड़ताल की थी, तो इन तमाम उनकी डिमांडों को जहन में रखते हुए हमने 9% नहीं किया बल्कि उसे डिवाइड किया, और डिवाइड इस तरीके से किया कि क्वार्टरली भी अगर ट्रांसपोर्टर्स को देना पड़े तो उन्हें दिक्कत और परेशानी ना हो और ये अमाउंट ज़्यादा भी ना हो। तो ये किया है ट्रांसपोर्ट विभाग ने, और जब ये नोटिफिकेशन इशू हुआ तो एक हड़कंप मच गया था। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स बाकी बहुत सारी डिमांड्स लेकर आए थे। अब ये रातों कुछ घंटों के अंदर अंदर ही ऐसा क्या हुआ, क्या समीकरण बने, सरकार की तरफ से किसने आश्वासन दिया कि आपकी तमाम डिमांड्स को माना जाएगा या आपकी तमाम डिमांड्स पर विचार किया जा रहा है, इसकी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई। पर यह साफ है कि कल ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक पे नहीं जा रहे। एक और दृश्य देखने को मिला, जिस दृश्य को देखने के बाद हम मजबूर हैं सवाल पूछने पर कि एसएचओ गांधीनगर, एसडीपीओ गांधीनगर और एसएसपी जम्मू, आपके पैमाने क्या हैं सोशल डिस्टेंसिंग के? जहां तक हमें मालूम है, जहां तक आपने पत्रकारों को बताया हुआ है, और जिस तरीके से एक मामला बना था प्रेस क्लब के सामने, कुछ युवक प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी तादाद 6-7 थी, सोशल डिस्टेंसिंग किए हुए थे वो लोग, लेकिन पुलिस उन्हें उठाकर ले गई और एसएचओ नवाबाद ने उनका वीडियो वायरल हुआ है और साफ तौर पे कहा कि आप जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं आपको कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि हुजूम इकट्ठे करने पर मुकम्मल तौर पर बैन लगाया गया है, आप हुजूम इकट्ठा नहीं कर सकते। ये पुल के इस तरफ का कानून है। लेकिन ठीक तवी के ब्रिज के उस तरफ का कानून ये है, तो एसडीपीओ गांधीनगर और एसएचओ गांधीनगर शायद नोटिस नहीं लेते। वीडियोस वायरल हैं, आप फेसबुक के ऊपर इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई गई। धज्जियां ही नहीं उड़ाई गई बल्कि भीड़ भी इकट्ठी हुई। लेकिन क्या तवी के इस तरफ कानून एक है और तवी के उस तरफ कानून दूसरा? सवाल है। इस सवाल पर चिंतन मंथन करना जम्मू पुलिस का काम है। बहुत सराहनीय काम जम्मू पुलिस कर रही है। एसएसपी जम्मू खुद सुबह से लेकर रात सभी चीजों पर नजर रख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी नजरों से कुछ चीजें छूट रही हैं तो स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम वो चीजें कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर आपको पत्रकार कोई कानून वायलेट करता हुआ मिल जाए
तो उसकी खैर नहीं। यहाँ पूरा सारा कानून जो है, विभाग पूरा कानून जो है पत्रकारों को समझाता है हर तरीके से। तो अगर विभाग पत्रकारों को सारा कानून समझा रहा है तो विभाग का काम यह भी है कि उन लोगों को भी कानून समझाया जाए जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी दिन दहाड़े कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है। कोविड-19 कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पूछ के नहीं लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि ये गांधीनगर की तरफ कम लगेगा और ओल्ड सिटी में ये इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा और अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर बख्शीनगर चौक में कोई तमाशा करेंगे तो वहां कम होगा। और ऐसा भी नहीं है कि किसी की बर्थडे पार्टी होगी और वो अगर किसी राजनीतिक दल अगर सरकार में है, उनकी केंद्र में अगर सरकार है, तो उस राजनीतिक दल के लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। ये समझ में नहीं आ रहा कि पैमाने अलग अलग क्यों हैं। अगर कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर, इस कोविड-19 की बीमारी को लेकर भी हमारे पैमाने अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग जोन्स में अलग अलग होंगे तो यकीन जानिए लड़ाई बड़ी मुश्किल है। हम 1 लाख थे और 15 दिनों में हम 2 लाख हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खुलने जा रहा है। लॉकडाउन खुलेगा, चिंता यह है कि कहीं दोबारा लॉकडाउन न करना पड़े, तब मुसीबत और परेशानी ज्यादा होगी। मुझे और आपको थोड़ा इन सभी चीजों का मुझे और आपको ख्याल करना है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग के कानून को, मास्क पहनने के कानून को, इन कानूनों का ख्याल रखना है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। और भीड़ जहां पर हो, बहुत ज्यादा इन तमाम कानूनों का ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है, आप पर्सनल कैपेसिटी में किसी के साथ मिल रहे हैं तो समझ सकते हैं कि ठीक है, अगर आप 2 लोग हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अगर भीड़ है, अगर पब्लिक प्लेस है, तो फिर मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये था ट्रांसपोर्टर्स का मामला। ट्रांसपोर्टर्स के मामले में मैंने आपको बता दिया कि दिन में हड़ताल हो रही थी और शाम तक ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक की कॉल को वापस ले लिया। दूसरी तरफ एक बड़ा मामला, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक्स चेयरमैन जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक मोहम्मद शफी डार को फाइनली अरेस्ट कर लिया है। 223 करोड़ का लोन घोटाला, लोन फ्रॉड का इल्जाम पूर्व चेयरमैन जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मोहम्मद शफी डार के ऊपर है। एक इंक्वायरी एंटी करप्शन ब्यूरो ने की, शिकायत मिली एंटी करप्शन ब्यूरो को, उस पर उन्होंने इंक्वायरी की। जब उन्होंने इंक्वायरी की तो उन्हें यह मालूम पड़ा कि जो चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के, उन्होंने अपने कुछ मुलाजमीन के साथ मिलकर एक नॉन एग्जिस्टेंट, एक कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी जो ऑन पेपर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जिसको रजिस्ट्रार सोसाइटीज ने रजिस्टर ही नहीं किया है, उस सोसाइटी को 223 करोड़ रुपया लोन जो है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक से दिया था। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम था रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस कॉलोनी, ये शिवपुरा श्रीनगर की। इनके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर दिखाया गया था हिलाल मीर सन ऑफ ख्वाजा सनाउल्लाह मीर, मगरमल बाग श्रीनगर के रहने वाले ख्वाजा सनाउल्लाह मीर के बेटे हिलाल अहमद मीर को इस कंपनी का मालिक बताया गया था कि वो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डायरेक्टर एसीबी आनंद जैन की टीम को यह मालूम पड़ा कि चेयरमैन ने एक एप्लीकेशन सेक्रेटरी कोऑपरेटिव उसको मूव करी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो है, वहां से उन्होंने ये डायरेक्शंस मांगी कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को कहा जाए कि 300 करोड़ रुपया, 300 कनाल के करीब जमीन जो है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, उस जमीन का पोजीशन लेने के लिए 300 करोड़ रुपया दे दिया जाए ताकि एक सैटेलाइट टाउनशिप वहां पर तैयार किया जाए। एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज जेएनके के लिए एंडोर्स किया गया ताकि वो जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ इस मामले को उठाएं। उसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्रीनगर ने 223 करोड़ का लोन जो है फौरन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को सैंक्शन किया। कोई कोडल फॉर्मेलिटी, किसी भी कोडल फॉर्मेलिटी का इसमें ख्याल नहीं रखा गया। ना सोसाइटी की डिटेल्स मालूम की गई, ना बैलेंस शीट का पता, प्रॉफिट क्या, नुकसान क्या, इसका कोई पता नहीं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिजनेस
और एक्टिविटीज सोसाइटी ने क्या करी हैं कोई अता पता नहीं, पैन कार्ड का नंबर नहीं, इनकम टैक्स की कोई रिटर्न नहीं, कंस्ट्रक्शन का कोई अता पता नहीं, बोर्ड के कोई रेजोल्यूशन हुए हैं इनका कोई अता पता नहीं। यानी ये वो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं जो मुझे और आपको पूरी करनी पड़ती हैं अगर हमें बैंक से मामूली लोन भी लेना हो, और बैंक 4-4 बार याद दिलाता है कि जी आपको ये फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। इंक्वायरी में ये पता चला कि रिवर जेहलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी ने तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। यह तथ्य भी सामने एंटी करप्शन ब्यूरो के आया, इसने चौंका दिया ब्यूरो को। उसके बाद जो चेयरमैन है रिवर जेहलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के हिलाल अहमद मीर, ख्वाजा सनाउल्लाह मीर के बेटे, चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक श्रीनगर के साथ मिलकर और उनके साथ दूसरे कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने फेक और फिक्टिशियस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाया सोसाइटी के नाम पर और 223 करोड़ का लोन इस सोसाइटी के नाम पर सैंक्शन करवा गए। उसके बाद ये जो मोहम्मद शफी डार चेयरमैन जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने काम किया, राजबाग श्रीनगर ने काम किया हिलाल मीर के साथ मिलकर, एसीबी कहता है अंडर सेक्शन 5(1) रेड विद सेक्शन 5(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्शन 465, 67, 468, 471, 120B आरपीसी, और इससे 223 करोड़ का नुकसान बैंक को हुआ है। एफआईआर नंबर 4/2020 पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो में लगा दी गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह मालूम पड़ा कि एक तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरा फेक फिक्टिशियस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर ARK/SS/3 डेटेड 31/3/1994, ये फेक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है इसका इस्तेमाल किया गया और इसी की बुनियाद पर 223 करोड़ रुपए का लोन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन जब ब्यूरो ने किया तो उन्हें यह पता चला जो पैसा है 223 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसमें से 187 करोड़ रुपया एंटी करप्शन ब्यूरो ने फ्रीज कर दिया है, यानी यह पैसा एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है। यह भी मालूम पड़ा इन्वेस्टिगेशन में हिलाल मीर जो हैं उन्हें 14 मई 2020 को अरेस्ट किया गया ताकि उनसे डॉक्यूमेंट्स और बाकी तमाम चीजें जो उनके पास हैं और यह मालूम किया जाए कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया। उन्हें 14 तारीख को अरेस्ट किया गया, 14 मई 2020 को, और मोहम्मद शफी डार जो काफी टाइम से अरेस्ट नहीं हो रहे थे, छुपे हुए थे, उन्हें भी गिरफ्तार आज कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मामलों में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाथ डाला है और ये जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक का मामला भी जो है बहुत बड़ा मामला है और इस बड़े मामले में अभी और भी बहुत सारे खमोपेच हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। मगर मामला कुछ और भी है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है जनाब, आप इन लोगों को तो पकड़ रहे हैं लेकिन उन सरकारी बाबुओं का क्या, उन बाकी ऑफिसर्स का क्या, उन पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का क्या, उन सिविल ऑफिसर्स का क्या, उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का क्या, जिनको अलग अलग इंक्वायरी कमिटीज ने अलग अलग स्कैम्स में बाज़ाब्ता उनके खिलाफ जो है एलिगेशंस प्रूव किए हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते और जो केसेस उनके आपके पास हैं वो अभी तक कोर्ट में चलान नहीं हुए हैं। तो ये कुछ नाराजगियां लोगों की हैं कि आप यकतरफा क्यों होते हैं, आप बाबू लोगों को छोड़ते हैं, पुलिसकर्मियों को छोड़ते हैं, आप छोटे मोटे क्लर्क और छोटे मोटे जो मुलाजिम हैं उनको पकड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 223 करोड़ या उससे पहले भी जो जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़ा हुआ मामला था उस मामले में भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहुत कुछ किया है, मगर ये सारी चीज़ें अब कोर्ट में प्रूव करना है। असल टेस्ट वही है, वहाँ पर अगर ये केस जो भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने बनाए हैं अगर एसीबी कामयाब हुआ इन केसों को कोर्ट के सामने प्रूव करने में, यकीन जानिए ये लैंडमार्क होगा, ये जम्मू कश्मीर में करप्शन की वबा के खात्मे में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन क्या एंटी करप्शन ब्यूरो सरकारी बाबुओं को, पुलिस के अफसरों को, फॉरेस्ट के अफसरों को, जिन्हें अलग अलग इंक्वायरी कमीशंस ने और कमिटीज ने जिन पर इल्ज़ाम सिर्फ लगाए नहीं है बल्कि उनका प्रूफ तक अलग अलग रिपोर्ट्स की शक्ल में सामने लाया है, क्या उनके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई होगी तो आपके पास जरूर आएंगे। दीजिए इस खास ब्रॉडकास्ट से इजाजत, फिर हाजिर हूंगा। आदाब।